Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT Foundation course, which is starting from 1st of March, right? And the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements और ऐसा सब कुछ जो CSAT के लिए important है. हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था CSAT with PYQs, जिसके थ्रू हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चंस राइट in UPSC main prelims paper. So please go and register for the course, and with this course you are also getting that complimentary course free of cost. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं then CSAT with PYQs वाला जो कोर्स है that you are getting for free, है ना. And you can get the schedule for this course by clicking on this link, और ये सारे links जो हैं वो description में आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं. एंड फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स यू कैन go to this particular link, right? And जो last year के testimonials हैं for the student feedback, you can also look at these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and look at these testimonials. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम MCQs डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के प्लस स्टैटिक टॉपिक्स के. तो करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन और स्टैटिक टॉपिक्स के 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड द वीडियो टू योर फ्रेंड्स. तो आज का जो स्टैटिक टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मेडिवल हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स. सो वी विल बी डिस्कसिंग बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट ऑफ बजट बोरोइंग. क्या बोल रही है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफ बजट बोरोइंग. तो ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. लेट्स सी. ऑफ बजट बोरोइंग आर लोन्स दैट आर टेकन नॉट बाय द सेंटर डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन विच बोरोज ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो अब देखो, मान लो हमको नहीं मालूम है अगर ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है, तो लेट्स सी इस वर्ड का क्या मतलब है. ऑफ बजट बोरोइंग, अगर सेंटर को बोरो करना होता है तो बजट पास होता है ना. बजट में क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि बजट में अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है ना, तभी आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हो, है ना. तभी अप्रोप्रिएशन होता है और अप्रोप्रिएशन के बाद सेंटर को फंड सैंक्शन होता है. यही टाइप का प्रोसीजर होता है. ऑफ बजट मतलब क्या है कि बजट के थ्रू नहीं हो रहा है. तो बजट के थ्रू नहीं हो रहा है इसका मतलब सेंटर डायरेक्टली बोरो कर ही नहीं रहा है ना. क्योंकि सेंटर को अगर बोरो करना है तो उसको तो बजट देना पड़ेगा, है ना. अपना बजट देना पड़ेगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, वोटिंग होती है, तब जाके बजट सैंक्शन होता है ना. तो बजट के थ्रू ये नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर डायरेक्टली इसको बोरो नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन बोरो कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. जैसे किसी PSU ने बोरो कर लिया या फिर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक ने बोरो कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और फिर वो गवर्नमेंट को देता है. ठीक है. तो समझ में आ गया. पहला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ऑफ बजट अगर हम नाम में समझेंगे तो नाम से ही हमको समझ में आ गया कि पहला ऑप्शन सही है ना. पहला ऑप्शन सही है. ठीक है. अब दूसरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है. ऑफ बजट बोरोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द फिस्कल इंडिकेटर्स एंड डज नॉट हैव एनी फिस्कल इम्प्लीकेशन. तो फिस्कल डेफिसिट में जो काउंट होता है वो क्या होता है, जो हम बजट में देते हैं वही काउंट होता है ना. उसके अलावा और कुछ काउंट नहीं होता है. तो इट इज़ नॉट अ पार्ट. तो सही है, इट इज़ नॉट अ पार्ट. थर्ड क्या बोल रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट ऑथराइज टू फंड ऑफ बजट एक्सपेंसेस. तो ये तो गलत हो गया है ना. नॉट ऑथराइज नहीं, इनको ये तो ऑथराइज होता है ना. ऊपर ही दिया हुआ है पहली स्टेटमेंट. देखो पहली स्टेटमेंट में दिया गया ना कि ये लोन्स डायरेक्टली सेंटर नहीं देता है, बट कौन देता है, मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशन देता है. तो पब्लिक सेक्टर बैंक एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ना. तो ऐसे भी देख सकते हो. अगर तीनों ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट और 3 ये साथ में नहीं आएंगे ऑप्शंस कभी, है ना. तो इसका मतलब डी तो चला गया, है ना. अब जब हमने ऑफ बजट के वर्ड का मतलब समझा तो हमको समझ में आया कि पहला सही है. पहला सही है मतलब थर्ड गलत है, और थर्ड गलत है तो 3 ऑप्शन चले गए. BCD चला गया. ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया ऑप्शन, है ना. इस टाइप से आपको प्रीलिम्स में एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस. ठीक है. इसीलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एक्चुअल लाइबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. लाइबिलिटीज जो है यूनियन गवर्नमेंट की वो कौन कौन सी है ना. तो पहला क्या है, लोन्स टेकन फ्रॉम फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स. तो हमको पता है लोन्स जो है दैट इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब जो आपका नहीं है वो किसी और का है, आपको वो वापस करना है ना. एसेट जो आपका होता है, जिसके ओनर आप होते हो, है ना. तो लोन तो हमेशा, कोई भी डेट लेते हो आप, वो हमेशा लाइबिलिटी होती है. यहीं पे अगर ये चीज़ ग्रांट होती
तो ग्रांट इज नॉट अ लाइबिलिटी, क्योंकि ग्रांट में क्या आपको पैसा वापस नहीं करना है ना, ग्रांट जो है वो एसेट में आ जाता है। तो ग्रांट इज नॉट अ लाइबिलिटी बट लोन इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि लोन तो आपको वापस करना है ना, आपने लिया है आपको वापस करना है, तो दैट इज अ लाइबिलिटी। पहला सही है। दूसरा क्या है, बोरोइंग बाय द पीएसयूज। तो बोरिंग जो पीएसयूज बोरो करती हैं, है ना, तो पीएसयूज जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का एसेट है। अगर वो पीएसयूज भी बोरो करती हैं तो वो भी गवर्नमेंट का क्या है, लाइबिलिटी है ना, है कि नहीं। तीसरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। एक मिनट, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या होगा, तो एसेट क्रिएट होंगे, है ना, तो उससे तो एसेट क्रिएट होगा, वो लाइबिलिटी नहीं है। तो थर्ड तो हो गया गलत, थर्ड अगर गलत हो गया तो सी चला गया, डी चला गया, है ना। बचता है ए और बी, तो पहला तो सही है ना। दूसरा क्या है, जो पीएसयूज बोरो करती हैं, तो पीएसयूज जो बोरो करती हैं दैट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, है ना, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर में ए हो गया, है ना, कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, ए इज द ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन। ठीक है, तो टोकनाइजेशन के बारे में हमने बात किया था कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया टोकनाइजेशन, है ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, रिसेंटली आरबीआई हैज बैंड द टोकनाइजेशन, बैन थोड़ी किया, आरबीआई ने तो इंट्रोड्यूस किया, तो दूसरा तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ए और डी में देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, टोकनाइजेशन रेफर्स टू स्टोरिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय द मर्चेंट्स वाइल मेकिंग पेमेंट्स। तो ये तो नहीं है, इसका जस्ट उल्टा होता है टोकनाइजेशन, है ना। अभी प्रॉब्लम यही तो है कि जो मर्चेंट्स हैं वो स्टोर करते हैं डेटा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का, टोकनाइजेशन के थ्रू क्या होगा, ये डेटा स्टोर नहीं होगा, बस एक टोकन मिल जाएगा इनको, और वो टोकन ही वो बैंक के साथ शेयर करेंगे और बैंक उनको फिर जो भी है वो देगा, ट्रांजेक्शन कर देगा, है ना। तो इस टाइप से हमने सिस्टम देखा था, है ना। अभी क्या होता है कि जो मर्चेंट होता है वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और फिर ये बैंक रेस्पेक्टिव बैंक को भेजता है मर्चेंट, है ना, तब जाके ट्रांजेक्शन ऑथराइज होता है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एक बार ये जो आरबीआई है, जो भी बैंक है, वो उसको टोकन दे देगा, फिर जब भी वो बंदा इस मर्चेंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करेगा तो इसको ये टोकन, बस इनको ये टोकन जो है वो आगे फॉरवर्ड करना होगा और बैंक जो है वो ट्रांजेक्शन कर देगा, है ना। इससे कार्ड की डिटेल बैंक के पास ही रहेगी, इनके पास नहीं रहेगी, है ना। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला भी गलत है मतलब, तो डी हो गया ऑप्शन, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, है ना, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो अकाउंट एग्रीगेटर्स के बारे में ये क्वेश्चन है, लेट्स सी पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2016। तो दिस इज करेक्ट, है ना, आरबीआई ने अनाउंस किया था 2016 में। दूसरा क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सीमलेस शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिजिटली बिटवीन अ बोरोवर एंड अ बैंक फॉर क्रेडिट एक्सेस। तो देखो अकाउंट ये भी सही है, क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर हैं ही वही, क्या है ये, एक बेसिकली एनबीएफसीज होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एनबीएफसीज होते हैं ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें क्या होता है, अभी देखो, अभी जैसे मान लो आपको बैंक से लोन लेना है ना, तो बैंक से जब आपको लोन लेना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कोलैटरल का डॉक्यूमेंट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, फिक्स बैंक डिपॉजिट, इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, है ना। तो ये जो काम है कलेक्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको इंटरमीडिएरी बीच में कर देगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंट एग्रीगेटर, है ना। तो फॉर इंस्टेंस ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स वगैरह एक्सेट्रा जितना भी है, तो आप आसानी से जो है वो क्रेडिट एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो ये सारा क्या होगा, डिजिटल होगा, है ना, मतलब फिजिकल कॉपी नहीं होगा, डिजिटल होगा सारा। तो बस यही है अकाउंट एग्रीगेटर, तो दूसरा भी सही है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोल रहा है, अंडर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स अ कंट्री कैन ऑफर ट्रेड प्रेफरेंसेस सच एज लोअर और जीरो टैरिफ्स टू अ ट्रेड पार्टनर यूनिलैटरली। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यही होता है ना, प्रेफरेंशियल ट्रेड मतलब किसी को प्रेफर करना, है ना। तो कोई कंट्री के साथ बेसिकली साइन होता है जिसमें दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही लो टैरिफ पे, मतलब लो ड्यूटी पे हमारी कंट्री में आ सकते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, अ कस्टम यूनियन इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन विच मेंबर्स अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ शेड्यूल टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर्स। तो कस्टम यूनियन क्या होता है, कुछ कंट्रीज का यूनियन होता है, मतलब कुछ कंट्रीज का ग्रुप होता है, जैसे कैरी कॉम हो गया, है ना, इस टाइप से। तो कुछ कंट्रीज का ग्रुप होता है जो बाहर की कंट्रीज पे एक कॉमन टैरिफ लगाती है, मतलब अब उसमें चाहे आप इस कंट्री पे इंपोर्ट करो, चाहे इस कंट्री में इंपोर्ट करो, इस कंट्री में करो, कहीं भी करो, इस ग्रुप में आप किसी भी कंट्री में इंपोर्ट करोगे तो एक कॉमन टैरिफ लगता है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगता है सब पे, वो होता है कस्टम यूनियन, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अब मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो क्या बोल रही है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, है ना। तो फ्यूडल सिस्टम क्या था भाई, क्या होता है फ्यूडल सिस्टम में कि शुरुआत में हमने देखा था कि किसी एक के पास बहुत ज़्यादा किंग्स जो होते थे, है ना, फ्यूडल लॉर्ड वसल जो होता है ना, लॉर्ड होता था, उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, है ना। और फिर ये लॉर्ड जो है अपनी मतलब इनको कुछ फेलोमैन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे इन लॉर्ड को। तो इन सर्विसेज के बदले ये लॉर्ड इनको कुछ लैंड दे देते थे, है ना। इनके पास भी कुछ हिस्सा जाता था लैंड का। फिर ये फर्दर आगे ऐसा करते थे, इनके पास अब लैंड आ गई, अब ये कुछ सर्विसेज लेंगे दूसरों से, है ना। फिर इसके बदले इनको कुछ पार्ट ऑफ ये वाला लैंड मिल जाएगा, फिर ये आगे चलता रहेगा। इस टाइप से एक चेन बनता था, है ना। इसको बोलते थे फ्यूडल सिस्टम। ये बेसिकली कैपिटलिज्म के पहला वाला जो पार्ट है ना, दैट इज फ्यूडलिज्म। तो इसमें लॉर्ड और वसल का रिलेशनशिप होता था। जिनके पास लैंड होती थी उसको हम लॉर्ड बोलते थे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे दैट वर वसल्स, है ना, जिनको लैंड दी जाती थी उनकी सर्विसेज के बिहाफ पे, है ना। तो ये क्या था, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब इसमें क्या देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ये फ्यूडल सिस्टम उनको समझ में आ गया। पहला क्या बोल रहा है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी है बट अ वेरी वीक प्रोविंशनल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। नहीं, तो वीक तो नहीं है, ये जो लॉर्ड था वो उनके पास अथॉरिटी थी, है ना। बट इसके जो नीचे वाला था ना, जिसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और ये जिनको लैंड देते थे, उनके पास भी अथॉरिटी थी, ये भी लोकल लेवल पे थे और फिर ये और आगे देते थे, है ना। तो इनके पास भी अथॉरिटी थी, तो वीक नहीं थी, है ना, वीक कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो ये तो गलत हो गया, पहला हम गलत कर देते हैं, ए चला गया और डी चला गया, है ना। बचता है बी और सी, तो बी और सी में 3 सही है, 2 देख लेते हैं। एमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, तो ये तो सही है ना, अभी मैंने बताया लैंड का पोजेशन पे पूरा सिस्टम काम करता है ना। तो सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। थर्ड पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू द, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम्स इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी। तो ये तो आपको पता है कि बाबर ने ही स्टैब्लिश करी थी ये, है ना, तिमुरिद डायनेस्टी। तो थर्ड तो सही है, थर्ड अगर सही है तो कुछ भी एलिमेंट नहीं हो रहा, बस एक ऑप्शन एलिमेंट हुआ है ना। अब दूसरा बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर। तो देखो गन पाउडर बाबर के टाइम का नहीं है, गन पाउडर बहुत पहले आ गया था, मंगोल से भी इनफैक्ट पहले आ गया था। उन्होंने सबसे पहला चाइना में ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम ना। तो फिर चाइना की टेक्नोलॉजी, जब मंगोल्स ने इन्वेजन किया था इंडिया पे, तो इसी यही गन पाउडर लेके उन्होंने यूज़ किया था अपनी गन्स में, है ना। तो बाबर से पहले ही हुआ था इन्वेजन, तो इसका मतलब उस टाइम तो बाबर के टाइम का नहीं है, बाबर से पहले का ही टाइम का है ना। तो पहला तो गलत हो गया, पहला अब गलत हो गया तो बस आ गया हमारा आंसर, सी और डी गलत हो गया। पहला गलत हो गया तो बी हो गया आंसर, है ना, बी हो गया आंसर। दूसरा क्या बोल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम्स इन रीजन्स आर्किटेक्चर, तो आर्क एंड डोम भी उससे पहले ही आ गया था, है ना। आर्क एंड डोम भी देख लेते हैं एक बार। बाबर ने स्टैब्लिश करी थी तिमुरिड डायनेस्टी, है ना। उसके बाद बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी और क्लैन ऑफ टर्को मंगोल लीनिएज, है ना। उसके बाद मंगोल का जब इन्वेजन हुआ था तो उन्होंने गन पाउडर और गन पाउडर वेपन्स को इंडिया में ट्रांसमिट किया था, जो उससे पहले आए थे बाबर से पहले। चाइनीज गन पाउडर technology is believed to have arrived in India by the mid 14th century, but it was introduced much earlier by the Mongols, है ना। तो मंगोल्स ने जब चाइना को कॉन्कर किया था, है ना, अराउंड 13th सेंचुरी, तभी सही उनके पास गन पाउडर की टेक्नोलॉजी थी, है ना। तब बाद में उन्होंने ये चाइनीज टेक्नोलॉजी को इंडिया में बेसिकली डिस्पर्स किया था, है ना। जो आर्क एंड डोम का जो आर्किटेक्चर है वो कौन लाए थे, टर्क्स लाए थे आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बाद जो टर्क्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आर्क एंड डोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला क्या है, बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। अच्छा, फिलोसफी ऑफ पुष्टि propounded बाय माधवाचार्य, ये दोनों ही गलत लग रहे हैं मेरे को। बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल, आई गेस उल्टा है ये, देख लेते हैं इसको। बीजक, हाँ वही ना, बीजक कबीर की है ना, बीजक कबीर की है, दादू दयाल की नहीं है, तो पहला गलत है। फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग जो है वो वल्लभाचार्य की है ना। माधवाचार्य ने तो डुअलिज्म दिया था, वही मेरे को लगा दोनों ही गलत लग रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना।
मतलब अब देखो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा याद था कि माधवाचार्य जो थे उनकी तो नहीं थी फिलॉसफी ऑफ पुष्टि, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, है ना। एकदम से आप सोचोगे कि याद हो जाए सब चीज़ तो नहीं होगी, है ना। और ऐसा भी नहीं कि एकदम सब कुछ मालूम होगा आपको, थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा बहुत गैस मार के करना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। तो जो बीजक था इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ कबीर, है ना, एंड दादू दयाल की नहीं है। उसके बाद जो पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी है पाथ ऑफ ग्रेस, दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। तो ये याद रखना, फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग किसकी है, वल्लभाचार्य की है। और माधवाचार्य ने क्या प्रोपाउंड किया था, डुअलिज्म, द्वैता या फिर द्वैता और डुअलिज्म, इसको प्रोपाउंड किया था माधवाचार्य ने, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशंस ऑफ महातारा महत्तारा एंड पत्ता किला वर यूज्ड फॉर, पहला क्या है, मिलिट्री ऑफिसर्स, विलेज हेडमैन, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, या फिर चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गिल्ड। अच्छा, इसको ब्रेक करके देखते हैं थोड़ा बहुत। महातारा, महा मतलब महान, है ना, महान, या फिर इस टाइप से कुछ होगा। पत्ता किला कुछ ऐसा लग रहा है कोई ओनर हो किसी चीज़ का, है ना। महातारा ऐसे नाम से देखो, महातारा कोई ओनर है किसी चीज़ का, है ना, हेड होगा कोई। इसमें से देखो क्या मिलिट्री ऑफिसर्स तो नहीं लग रहे, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स ये भी नहीं लग रहे, चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गिल्ड ये मर्चेंट्स होते हैं, है ना, तो ये तो मर्चेंट्स होते हैं, इनका नाम तो नहीं था ये। एक ही बच रहा है, विलेज हेडमैन, इनको हम ग्रामान भी बोलते थे, ग्रामनी भी बोलते थे इनको। और महातरा हो सकता है, विलेज हेडमैन हो सकता है इसका आंसर, है ना। महातरा गलत हो गया तो गलत नहीं है, बी ही है इसका आंसर, है ना। देख लेते हैं एक बार, एक्चुअली इसका आंसर बी ही है, क्योंकि महत्तरा और पत्ता किला विलेज हेडमैन को ही बोलते हैं, है ना। और बाकी जो हैं उसका देख लेते हैं। चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गिल्ड को क्या बोलते हैं, प्रथमा कुलिका, चीफ क्राफ्टमैन को ये बोलते हैं, तो चीफ क्राफ्टमैन तो नहीं है, मनसब बोलते थे मिलिट्री रैंक्स को, हाँ, जो अकबर के टाइम पे थे, है ना, मनसबदारी सिस्टम आया था ना, मनसबदारी सिस्टम, तो मिलिट्री मनसब बोलते थे, मिलिट्री रैंक कन्फर्ड बाय द मुगल एम्परर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, विलेज हेडमैन, है ना। थोड़ा बहुत गैसिंग देखो मारना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत गैस वर्क करके भी आपको आएगा। जैसे अभी तोड़ के कुछ आइडिया लिया ना, महातरा मतलब कुछ कोई हेड होगा किसी चीज़ का, इस टाइम से महान होगा, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से ही आपको प्रीलिम्स में करना है। आपको लगेगा अरे ये तो कितना इलॉजिकल सा गैस है ना, बट देखो अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है ना, तो लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल हो, ऐसे गैसिंग करनी पड़ेगी आपको वहाँ पे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। सब कुछ लॉजिक से नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत इलॉजिकल गैसिंग, फील गट आता है ना थोड़ा बहुत, वैसा करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉस, इबादत खाना जो था, जो अकबर के टाइम का था, है ना, वो किस लिए फेमस था। पहला क्या है, मॉस्क फॉर यूज़ ऑफ रॉयल फैमिली, दूसरा अकबर का प्राइवेट चैम्बर था प्रेयर के लिए, तीसरा हॉल था जिसमें अकबर डिस्कशंस करते थे वेरियस रिलीजन्स के, और चौथा क्या था, रूम था इन विच नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स। तो इबादत खाना बेसिकली हॉल था जिसमें अकबर डिस्कशन करते थे डिफरेंट रिलीजन्स के उनसे, स्कॉलर से, है ना। तो इसका आंसर क्या है, सी है ना, दैट वाज अ हॉल। इबादत खाना वाज मीटिंग हाउस ऑफ द मुगल एम्परर अकबर एट फतेहपुर सिकरी 1575 AD, मीटिंग हाउस टुगेदर स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, है ना। तो बहुत सारे रिलीजन्स के जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे उनको बुला के उनसे डिस्कशन किया जाता था। इसको हम हॉल ऑफ प्रेयर भी बोलते थे, है ना। उसके बाद एक और चीज़ था, अकबर ने सारे रिलीजन्स को एक साथ लाने के लिए दिन इलाही का गठन किया था, जिसको फेथ ऑफ डिवाइन भी बोलते हैं, है ना। इट इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक सूफिज्म, भक्ति, डिवोशनल मूवमेंट्स विद सम एलिमेंट्स फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रियम, पारसी जो थे, पारसी जिसको फॉलो करते हैं, और जैनिज्म। तो इन सब के जो टीचिंग्स हैं, इनको बेसिकली वो एक साथ लाना चाहते थे, है ना, जो अकबर का एम था, जिसके लिए उन्होंने दिन इलाही का जो है वो किया था, लाए थे वो, है ना। तो ये थे आज का लेक्चर। सो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए www.thelemanway.com पे लॉगिन करें, है ना। और ऐसे ही हम लाते रहेंगे रोज़ के डेली MCQs, और ये जो स्टैटिक टॉपिक के हम MCQs डिस्कस करते हैं ना, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इसको रिलीजियसली किया करिए, और इनके जो ऑप्शन है ना उनको भी आप एनालाइज किया करिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर सो पेशेंटली। फॉर मोर सच लेक्चर्स प्लीज़ subscribe to our channel. Thank you and bye bye.